सीएम योगी ने लिया यमकेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में भाग। योगी और धामी ने किया मूर्ति का अनावरण। अवैधनाथ जी की प्रेरणा से महाविद्यालय की हुई स्थापना। आध्यात्मिक पर्यटन को इको पर्यटन से जोड़ने की तैयारी। सीएम योगी उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन। परिवार के निजी कार्यक्रम में आज हुए शामिल। दूसरे दिन भी पैतृक गांव पंचूर गांव में रहेंगे सीएम योगी। 5 साल बाद अपने पैतृक गांव पहुंचे हैं सीएम योगी। लव जिहाद के खिलाफ सक्रिय सुदर्शन न्यूज। टीम ने किया लव जिहाद का भंडाफोड़। पुलिस ने तत्काल आरोपी को किया गिरफ्तार। सुदर्शन टीम ने विनोद थपलियाल को किया सम्मानित। सरकारी नौकरी के बहाने लोगों से करता था ठगी। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। अब तक कर चुका है 3 करोड़ की ठगी। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के साथ हैं संबंध। मौसम का बदला मिजाज। तापमान में आई गिरावट। देहरादून में हो रही है झमाझम बारिश। लोगों को मिलेगी तपती गर्मी से राहत। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। और चलिए खबरों में सबसे पहले बात करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन है और जहां पर यमकेश्वर विधानसभा के पंचूर गांव में अपने घर पर सीएम योगी ठहरे हुए हैं और सीएम ने रात अपने घर पर ही बिताई। आज सीएम योगी अपने परिवार के निजी कार्यक्रमों में शामिल हुए और सीएम योगी अपने उत्तराखंड दौरे पर बेहद सादगी भरे ढंग से बच्चों से घुल मिल रहे हैं और साथ ही अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं। 5 साल में पहली बार ऐसा मौका आया जब सीएम योगी आदित्यनाथ पहली बार उत्तराखंड दौरे पर आए हैं और छोटे भाई महेंद्र बिष्ट के बेटे के मुंडन संस्कार क्रम में शामिल हुए। उन्होंने बच्चों को चॉकलेट देकर प्यार किया और अपने घर पर पहाड़ी खाना मांडवे की रोटी खाई और व्यंजनों का आनंद उठाया। उनके भाई महेंद्र बिष्ट ने कहा कि आज हमें बड़ा गर्व है कि हमारा भाई अपने परिवार के साथ खाना खा रहा है और जैसे हम पहले खाते थे पुरानी यादें आज ताज़ा हुई हैं। डांडा दमडाड़ा में है और ये हमारे पंचूर गांव के आदित्यनाथ जी हैं। हमें बहुत खुशी होती है। हमारे इलाके में मतलब हम कहीं भी जाते हैं तो बेझिझक होकर जाते हैं कि हम आदित्यनाथ के गांव के हैं। उनको हम अपना भाई या अपना बेटा अपनी मतलब करीबी गांव के मानते हैं और हैं। हमें उम्मीद है उनसे कि वो मतलब जैसे विकास यूपी में किया है ऐसे ही उत्तराखंड में करें और हमारा उत्तराखंड का विकास हो। और हमें बहुत उम्मीद है, बहुत खुशी हुई आज हमें इसी दिन की। अपनी पुरानी बातों को याद किया। हम गांव में खानों और भात ऐसे मतलब हमारे पहाड़ का जो खान पीन है पहले का लोगों ने खानों बाड़ी झंगोरा पलेऊ ऐसी चीज़ कड़ी चावल गाय भैंस सब कुछ हमारे मतलब अपने घर के होते थे तो इसलिए बहुत खुशी। जिन्होंने पूरे समाज से इतनी सारी खबरों को समेट कर रखा है और आज का दिन तो इतना खुशी का दिन है हमारे लिए कि पूछो ही मत। हमारे योगी आदित्यनाथ इतने सालों से यहाँ पर आए हैं और माँ को मिलने जा रखे हैं। बड़ी खुशी हो रही है। इतनी खुशी हमको हो रही है तो माँ को तो कितनी हो रही होगी। और विकास का जो वो है वो तो बहुत ज़्यादा विकास की तरफ है हमारा उत्तराखंड योगी जी के और मोदी जी के कारण। विकास ही विकास का वो है मतलब दिन प्रतिदिन विकास होगा और हमारे जो पलायन है वो रुक सकते हैं। अब स्कूल में भी कॉलेज में भी यहाँ और क्लासें सेंस साइड आ गया तो बच्चे रुकेंगे यहीं। बच्चों के माँ बाप रुकेंगे तो यहाँ का पलायन जो है वो रुकेगा।
और चलिए बढ़ते हैं आगे, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महायोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय यमकेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महंत अवैधनाथ जी महाराज की मूर्ति का अनावरण भी किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि महंत अवैधनाथ जी की प्रेरणा से ही यहाँ पर महाविद्यालय की स्थापना हुई। उन्होंने कहा कि ग्राम कांडी में ही महंत अवैधनाथ जी का जन्म हुआ था, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं ठहरे। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था के बारे में पूछते रहते थे। मैंने उन्हें अवगत कराया था, यहाँ कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। यहाँ के निवासियों ने समिति बनाकर कॉलेज के लिए जमीन दी और यहाँ कुछ कक्षाओं का प्रारंभ हो सका था। उन्होंने कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि पूज्य गुरु जी को उनकी जन्मभूमि पर सम्मान दे पा रहा हूँ। और साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे लिए गौरव की बात है कि मैं अपने स्कूली गुरुजनों का सम्मान कर पा रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ ने कहा, उत्तराखंड में सबसे बड़ी समस्या पलायन है। यहाँ अच्छी शिक्षा, अच्छा माहौल और संभावनाएं भी हैं। उत्तराखंड का युवा जहां भी जाता है अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाता है। उन्होंने कहा कि देश 2014 के बाद नए उत्साह के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। पहले महामारी में मौतें बीमारी से ज्यादा भुखमरी से होती थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल चुका है। उन्होंने कहा कि देश को बचाना है तो उत्तराखंड के पलायन को रोकना होगा। उत्तराखंड में आध्यात्मिक पर्यटन को इको पर्यटन से जोड़ना होगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, योगी जी जन्मभूमि में लंबे वक्त बाद आए हैं। उन्होंने कहा कि महंत अवैधनाथ जी का संबंध हिंदू धर्म भाईचारे को मजबूत करने और जो पीछे छूट गए हैं उन्हें मुख्य धारा में लाने का रहा है। उन्होंने कहा, पहले अयोध्या में भगवान राम टेंट में रहा करते थे। वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बनने के बाद वहां भव्य मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। और इसी कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, डॉक्टर धन सिंह रावत, श्री तीरथ सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, विधायक रेणु बिष्ट सहित तमाम गणमान्य यहाँ पर मौजूद रहे। स्पेशल डेस्क, सुदर्शन न्यूज। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड दौरे का कांग्रेस ने स्वागत किया है और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि योगी उत्तराखंड के बेटे हैं, उनका स्वागत है। उन्होंने सीएम योगी से उम्मीद भी जताई है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर जो गतिरोध है उसका जल्द से जल्द समाधान कर लिया जाए। और प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कई मामले ऐसे हैं जिन पर अभी फैसला होना बाकी है। उन्होंने सीएम योगी से अपील की कि सीएम योगी बड़ा दिल दिखाते हुए उत्तराखंड के हित के लिए जो परिसंपत्तियां हैं उन पर जल्द फैसला करें। उन्होंने स्वर्गीय वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को फॉरेस्ट विभाग की ओर से दिए गए वन भूमि को लेकर भी सकारात्मक कदम उठाने की अपील की। आपको बता दें कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को बिजनौर वन विभाग की ओर से 10 एकड़ भूमि यूपी के समय में दी गई थी और उसके रिन्यूअल में छूट दी जाए, ये अपील की है। मैं स्वागत करता हूं। घर का बेटा है, अपने घर आया है, हमारे लिए गर्व का विषय भी है। क्या विभाजित उत्तर प्रदेश में 4 मुख्यमंत्री हमने दिए और जब हम उत्तर प्रदेश से अलग हुए उत्तराखंड के लोग तो एक मुख्यमंत्री हमारे ही घर का रहने वाला वहाँ है। मैं उनसे यही कहूँगा कि बड़प्पन दिखाते हुए और घर से मोहब्बत और इज्जत दिखाते हुए परिसंपत्तियों के बंटवारे में आप कह रहे हो गया। मेरे को जो खबर है, अभी कुछ दिन पहले ही खबर चली थी कि जो परिसंपत्तियों के बंटवारे वो सही ढंग से उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो बड़ा मन दिखाते हुए हमारी जो राज्य की संपत्तियां हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है, उन संपत्तियों को हमको हस्तांतरित करने का काम यहाँ से जाते ही कर दें। और जो स्वर्गीय वीरचंद सिंह गढ़वाली की फैमिली को पट्टे में दी गई जो फॉरेस्ट की लैंड थी, उसके रिन्यूअल में उनको छूट देनी चाहिए, क्योंकि वो 3 महीने लेट हो गए और रिन्यूअल नहीं हुआ तो वो ज़मीनें फॉरेस्ट वापस लेने की कोशिश कर रही है। गंगोत्री यमुनोत्री कपाट खुलने के बाद 4 धाम यात्रा का आगाज हो चुका है और भारी संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अव्यवस्थाओं के चलते श्रद्धालुओं को कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। आपको बता दें कि जब श्रद्धालुओं का पंजीकरण कार्यालय जब वो पहुंचना शुरू हुआ, लेकिन सर्वर डाउन होने की वजह से उन्हें घंटों तक इंतजार करना पड़ा। हालांकि पंजीकरण कार्यालय संचालक का कहना है कि सर्वर डाउन होने पर ऑफलाइन पंजीकरण भी किया जा रहा है। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन हमको एक दिक्कत है कि वो लोग टिकट नहीं निकालते, जल्दी सर्वर नहीं चलता इसलिए, और पब्लिक बहुत ज़्यादा होती है। जो पुलिस रखते हैं तो हमको अच्छा लगता है, क्योंकि थोड़े थोड़े अंदर जाते हैं तो बहुत धक्का मुक्की होता है। रश्मिकांत पटेल, गुजरात आनंद से आया हूँ मैं ये 4 धाम की यात्रा करने, लेकिन सुबह से खड़े 6 बजे से, लेकिन प्रशासन है, लेकिन ये थोड़ा बहुत चल रहा है, लेकिन सर्वर डाउन बोलता है, रजिस्ट्रेशन कम हो रहा है और चालू रहता है, नहीं रहता है, नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है, थोड़ा बहुत मिलता है, पानी खरीद के लेना पड़ता है, थोड़ा बहुत चल जाता है। यात्रा के लिए निकले तो थोड़ा बहुत चलाना पड़ता है। कुछ भी नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है और सब यात्री हैरान हो जाते हैं। प्रशासन का थोड़ा काम खराब है, थोड़ा जांची जो होना चाहिए कि दिखाना पड़ता है सब लोगों को कि कैसे रजिस्ट्रेशन करवाए, कैसे बातचीत करें। सब बाहर से आते हैं, ये गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र सब जगह से आते हैं लोग, सबको दिक्कत हो जाती है। सुबह 7 बजे से खड़े हैं, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं यहाँ पे, और सब इधर उधर दौड़ा रहे हैं सबको, और कोई काम नहीं कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से अभी 2 बजे अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, और अभी तक हम खड़े ही खड़े हैं। उधर जाओ, यहाँ से आओ, वहाँ से आओ, कहाँ जाएंगे? अभी गुजरात से आए। 4 धाम यात्रा के लिए उत्तराखंड सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और हर साल की तरह इस बार भी देश के कोने कोने से श्रद्धालु 4 धाम की यात्रा पर पहुंचने लगे हैं। इस मामले में आईटीबीपी के प्रवक्ता विवेक पांडे ने कहा कि हर दिन 40,000 लोगों के पहुंचने की संभावना है। तो आइए सुनते हैं यहाँ पर क्या कुछ कहा है। हिमालयन रीजन में फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर हमेशा एक्टिव रही है, और जब भी कोई नेचुरल कैलामिटी आती है तो हम लोग वहाँ पर सर्च, रेस्क्यू और रिलीफ का कार्यक्रम हमारा रहता है। हमारे जो आरआरसीज हैं, जैसा कि पूरे हिमालयन रेंज की मैं अगर बात करूं तो हमारे 7 रीजनल रिस्पांस सेंटर्स हैं, उसमें से 3 उत्तराखंड में हैं, और इनमें से 2 ऐसे क्षेत्र हैं जो कि हाईली, जिसको मैं बोलूँगा नेचुरल कैलामिटी प्रोन एरियाज हैं। एक हमारा आरआरसी है मातली उत्तरकाशी में, और दूसरा हमारा आरआरसी है जो केदारनाथ में के नज़दीक हमारा गोचर में है। तो इन दोनों ही स्थानों पर हमारा रीजनल रिस्पांस सेंटर है, वहाँ पर हमारी टीम्स रहती हैं और कई सारे कॉलम्स रहते हैं जो आवश्यकता पड़ने पर किसी भी नेचुरल कैलामिटी में हरकत करते हैं। चूँकि 2 साल से यात्रा स्थगित थी, इस बार जैसा कि अनुमान है पर डे 40,000 लोगों के वहाँ पर आने की सूचना है जो अलग अलग क्षेत्रों से आएंगे। तो हमारी टीम्स एवर रेडी हैं, उनके ड्रिल्स, उनके इक्विपमेंट्स सब कुछ तैयार हैं। हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस हैं, और जो एसडीआरएफ है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके साथ लगातार टच में है। यदि कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है उसके लिए आईटीबीपी वहाँ पर उसके लिए रिस्पॉन्स करने के लिए तैयार है। देखिए, उसमें रिक्विजिशन होती है और राज्य का जो प्रशासन है, जिला प्रशासन है, वो इसके लिए हमेशा मुस्तैद रहता है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो उसके रिक्विजिशन को देकर के एयर इवैक्यूएशन की भी तैयारियां वहाँ पर हैं। और कई सारे मामलों में ऐसा होता है, रोड ब्लॉक्स होते हैं, अचानक ही अगर किसी जगह पर कोई ऐसी सूचना मिलती है, कई जगह भूस्खलन वगैरह होता है, उसके लिए हमारी जो एसओपीज हैं, जो हमारी तकनीकी, जो हमारी टीम्स हैं, जो अलग अलग लेवल पर जो वहाँ पर हमेशा तैनात रहती हैं, वो ज़रूरत के अनुसार हम लोग टीम्स को बढ़ा भी सकते हैं। तो इट्स एक बहुत ही बड़ा इलाका है। जो घाटियाँ हैं अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ पर कि हमारे यात्री जाते हैं, उन तक पहुंच बनाना, और अगर आवश्यकता पड़ती है तो स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर कोई भी अभियान चलाना, उसके लिए आईटीबीपी को हमेशा अनुभव भी है पहले का, और निश्चित रूप से अगर कोई ऐसी कोई स्थिति आती है तो उसके लिए आईटीबीपी वहां पर मुस्तैद है। उत्तराखंड के सभी सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को तय वक्त पर ऑफिस आना होगा, और जिसके लिए बायोमेट्रिक प्रणाली शुरू की गई है। और साथ ही बड़ी तादाद में सचिवालय के अलग अलग विभागों के कर्मचारी सुबह 9:25 से बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाने के लिए लगे हुए हैं। सचिवालय में कर्मचारियों को बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाने के लिए काफी इंतजार करना पड़ रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने कर्मचारियों के समय से काम पर पहुंचना सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव को बायोमेट्रिक प्रणाली लगाने के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही सीएम ने सभी कर्मचारियों से समय पर कार्यालय पहुंचने की अपेक्षा व्यक्त की गई थी। बिल्कुल न्यूनतम। और देश में बढ़ रहे लव जिहाद को रोकने के लिए सुदर्शन न्यूज हमेशा सक्रिय रहता है, और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हाल ही में सुदर्शन न्यूज की टीम ने कोटवाल आलमपुर में एक लव जिहाद का भंडाफोड़ किया था। आबुधाबी की एक हिंदू युवती जो लव जिहाद की शिकार हो चुकी थी, उसे इंसाफ दिलाने के लिए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया।
तो वहीं आबू धाबी की पुलिस के कार्यों की सराहना करते हुए सुदर्शन न्यूज सुशासन के राष्ट्रीय समन्वयक अमित चौहान, परशुराम अखाड़े के अध्यक्ष अधीर कौशिक और डॉक्टर दिनेश त्रिपाठी ने धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचकर विनोद थपलियाल को देवभूमि उत्कृष्ट सेवा सम्मान से सम्मानित किया। चलिए बढ़ते आगे। कोविड ने एक बार फिर से अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं और इस बीच देहरादून में भी कोविड मरीजों की संख्या तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। लग रहा है कि कोविड की चौथी लहर ने दस्तक दे दी। दरअसल पिछले एक सप्ताह के दौरान बड़ी संख्या में कोविड संक्रमण के नए मामले सामने आए, जिसको जड़ से खत्म करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार लगातार प्रयास में है। आबू धाबी के कैंट विधायक सरिता कपूर की मदद से बच्चों के लिए फ्री वैक्सीनेशन शिविर लगाया गया। इस दौरान बच्चों को पहली डोज लगाई गई और बच्चों में भी काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला है। जैसे कि आजकल आप देख रहे हो कि अब दोबारा से रिपोर्ट हो रही है बीमारी ना, तो जैसे बच्चों के लिए ज़्यादा डर है। बड़ों के मैक्सिमम सबको लगी चुकी है, लेकिन बच्चे जो थे वो भी 12+ वाले जो थे उनको अभी वैक्सीन नहीं दी। तो हमारा ध्येय ये है कि जैसे बच्चे स्कूल खुल गया है तो बच्चे इस बीमारी से दूर रहें। उन्हें बचाने के लिए हमने वैक्सीनेशन का ये कैंप लगाया है स्कूल में ना, और ये हमारे विधायक जी के माध्यम से और हमारे जो बीजेपी के कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता हैं उनके सपोर्ट से हमने ये वैक्सीनेशन का कैंप लगवाया। ये अभी तो तकरीबन 30 बच्चों की तो लग चुकी है और अभी 30-40 बच्चों की और लगनी है। और अदर भी आ रहे हैं स्कूल से बाहर के जो बच्चे हैं या जो स्कूल से पास होके चले गए हैं, पास आउट हो चुके हैं, तो प्रिंसिपल सर ने उनको भी, पेरेंट्स को फ़ोन करके उनको भी बुलवाया है कि आप लोग भी आइए, यहाँ पे वैक्सीनेशन का कैंप लगा है, इसमें आप लोग भी लाभ उठाएँ। और बाहर से जो भी आ रहा है हम सबको लगा रहे हैं, सबको कह रहे हैं कि भाई वैक्सीनेशन करवाएँ आप, है ना, क्योंकि बीमारी तो सबके लिए है, चाहे स्कूल के बच्चों से बाहर के लिए है ना, तो सबके लिए है। तो सबके लिए ये कैंप लगा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मोदी जी की तरफ से लग रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारे देश में कोई भी बच्चा कोरोना की इस बीमारी को छुए तक भी ना, है ना। चारधाम यात्रा को लेकर यूकाडा ने 3 अप्रैल से हेली सेवा ऑनलाइन बुकिंग शुरू की थी। 2 दिन की भीतर ही 6 से 30 मई तक हेली सेवा की बुकिंग फुल हो गई। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोनिया ने कहा कि हेली सेवा संचालन करने से पहले डीजीसीए की अनुमति ली जाती है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 3 और 4 मई को डीजीसीए की टीम निरीक्षण करने के लिए उत्तराखंड आएगी। वहीं गुप्तकाशी, सिरसी और फाटा हेलीपैडों पर सुरक्षा और हेलीकॉप्टर में तकनीकी मानकों का जायजा लेने के बाद हेली सेवा संचालित करने की अनुमति मिलेगी। और उधर यूकाडा ने 20 मई से 5 जून तक केदारनाथ हेली सेवा की ऑनलाइन बुकिंग खोल दी है। आबू धाबी के केदारनाथ धाम के कपाट 6 मई को खुल रहे हैं और कपाट खुलते ही बाबा केदार के दर्शनों के श्रद्धालु यहां पर पहुंचने लगेंगे। और पैदल यात्रा न करने वाले तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए गुप्तकाशी, सिरसी और फाटा से 9 एविएशन कंपनियों की ओर से हेली सेवा संचालित की जाती है। यूकाडा ने 3 अप्रैल से हेली सेवा की ऑनलाइन बुकिंग शुरू की थी और 2 दिन के भीतर ही 6 से 30 मई तक हेली सेवा की बुकिंग फुल हो गई थी। बेखौफ शराब तस्करों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि अब वे लोग जान लेने पर भी उतारू हैं। और जिसका ताज़ा मामला लालकुआं के बेरी पड़ाव क्षेत्र में देखने को मिला, जहां पर शराब तस्करों ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया और जिसके बाद एक व्यक्ति का हाथ टूट गया, जबकि दूसरे व्यक्ति के शरीर पर चोटों के निशान आए हैं। आबू धाबी के आक्रोशित लोगों ने पुलिस क्षेत्र अधिकारी कार्यालय पहुंचकर सीओ का घेराव किया, ज्ञापन भी सौंपा और साथ ही आरोपी तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की, जिसके बाद क्षेत्र अधिकारी द्वारा ग्रामीणों को शांत करवाते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। तो वहीं ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा, यदि पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की तो आगे कड़ा कदम उठाया जाएगा। विगत वर्षों से शराब तस्करों का विकट काम चल रहा है सर। अगर हम इसमें विरोध करते हैं तो आए दिन ये गुंडा मारते हैं। इनके खिलाफ दर्जनों मुकदमे यहाँ दर्ज होंगे, आप देख सकते हैं। मैंने इसका विरोध किया, मेरे पड़ोसी को ये मार रहे थे तो मैं उसे छुड़ा के यहाँ उसकी एफआईआर लिखवाने आया, तो इन लोगों ने मुझे घेर के 5 लोगों को इतनी बुरी तरह मारा। मेरा हाथ टूटा हुआ है, मेरे भाई का एक का कंधा। स्थानीय लोग हैं सर, ये स्थानीय बाहर के गौरव पड़ाव के हैं, कुछ यहाँ के हैं, सब 3-4 सब तस्कर हैं, मिले हुए हैं।
राज्य में शराब तस्करी सारा गैर कानूनी काम इनके। सर पुलिस इनको ये कहते हैं पुलिस हमारी जेब में है। अभी कल ही की बात है, मैंने एक शराब तस्कर को ऐसे रोकना चाहा। मैंने कहा मार के भी तुम यहाँ शराब नहीं बेचेंगे, तो वो शराब पुलिस वालों को ऐसी गाली दे रहा था। उसकी वीडियो और फोटो मेरे पास है। बोला फोटो खींच के हमारा क्या कर लेगो आप। इसमें 5-6 लोगों द्वारा कल परसों की जो घटना है उसमें एक व्यक्ति के ऊपर हमला किया गया तथा उसका हाथ टूट गया था। इस संबंध में FIR हमने तुरंत दर्ज कर ली गई थी तथा आज ये मांग लेकर आए हैं कि ये जो है अभी भी धमकाने की कोशिश कर रहा है क्षेत्र में। तो इस संबंध में आयोग को निर्देशित कर दिया गया है कि इसमें जो भी कार्रवाई बची हुई है करके इनमें तुरंत गिरफ्तारी की जाए तथा जो शांति व्यवस्था है वो कायम की जाए। इसमें जो नामित लोग हैं, कुछ लोगों के गुंडा की कार्रवाई पहले भी भेजी गई है DM साहब के, इसको रिवाइज करा जाएगा तथा जो गैंगस्टर के लिए अगर जो कार्रवाई हो सकती है, अगर गैंग बन सकता है तो इसमें चेक किया जाएगा। अगर इनके जॉइंट होकर कोई अपराध बन रहे हैं तो गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी। ये जो शराब संबंधी जो कंप्लेन बताई गई है कि लोकल लेवल पे कुछ दुकान वाले शराब बेचना शुरू कर रहे हैं, इसके लिए शाम के समय में वैसे भी हमारा एक अभियान इवनिंग स्टॉर्म चल रहा है। इसमें डेली शाम के समय हम चेकिंग कर रहे हैं। DIG महोदय का ये अभियान था जिसमें डेली चेकिंग हो रही है। पुलिस एक्ट तथा अन्य अधिनियमों में कार्रवाई की जा रही है। और चलिए बढ़ते हैं आगे, जहां पर विधानसभा सचिवालय और साथ ही सरकारी नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाले नटवरलाल को मुखानी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आबूदादी के आरोपी अब तक 3 करोड़ रुपए की ठगी कर चुका है और जिसके खिलाफ नैनीताल और साथ ही ऊधम सिंह नगर जिले में कई मुकदमे भी दर्ज हैं। पकड़ा गया शातिर आरोपी राजनीति में भी काफी समय से सक्रिय है और साथ ही साथ वो उत्तराखंड रक्षा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुका है और कई बड़े कांग्रेसी नेताओं के साथ उसके अच्छे खासे संबंध हैं और साथ ही आरोपी की 2 पत्नियां हैं। घटना की जानकारी दी SP सिटी ने और बताया कि आरोपी सरकारी नौकरी दिलाने के बहाने लोगों से ठगी करता था। फिलहाल पुलिस आरोपी के द्वारा अर्जित की गई संपत्तियों को खंगाल रही है और जिसका ब्यौरा नहीं दिया उसको जब्त किया जा रहा है। ये कार्रवाई लगातार हो रही है। आरोपी से पूछताछ भी हो रही है। जो भी बेनामी संपत्ति है उसका जल्द ही खुलासा हो सकता है। 25 अप्रैल को मुखानी थाने में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था 420 का रितेश पांडे के विरुद्ध, जिसमें वादी नवीन चंद जोशी हैं। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन के सापेक्ष इसने बताया था कि 4.5 लाख रुपए इसने ऑनलाइन मेरे से लिए हैं और सरकारी नौकरी सचिवालय और विधानसभा में सरकारी नौकरी के नाम पर लिए हैं। जो रितेश पांडे है इसके विरुद्ध कोतवाली रामनगर में भी और कोतवाली बल्लीताल में भी अभियोग पंजीकृत किए गए हैं 420 के। इससे पूछताछ में ये सामने आया कि इसने विभिन्न लोगों से 3 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति ली गई है और इसके आगे इसकी जांच की जा रही है और इसके चेन में जो लोग होंगे उनसे पूछताछ की जाएगी और उनको भी 120 बुई का मुलजिम बनाया जाएगा। इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है, जांच का विषय है। इसमें मेरी पुलिस टीम काम कर रही है और उसके बाद जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई। और अब बात करेंगे भीषण गर्मी की। दरअसल देहरादून में भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। अभी दरअसल देहरादून में झमझम बारिश हो रही है और बारिश से जो मौसम है उसका मिजाज बदल चुका है। तो वहीं लोग भी इस सुहावने मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। बारिश के चलते मौसम में भारी गिरावट आई है। आबूदादी के इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड में येलो अलर्ट भी जारी किया और साथ ही अगले 2 दिनों तक बारिश का पूर्वानुमान भी लगाया है। फिलहाल इस बीच लोगों को तपती गर्मी से काफी बड़ी राहत मिलेगी। और बात करेंगे कुमाऊं की, जहां कुमाऊं की कमिश्नर दीपक रावत हल्द्वानी पहुंचे, जहां कमिश्नर ने इंटरनेशनल स्टेडियम और साथ ही इंडोर कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान कमिश्नर को हॉकी का मैदान छोटा लगा तो उन्होंने तुरंत उसकी नपाई शुरू कर दी और फीता आने से पहले ही वो अपने कदमों से मैदान की नपाई करते हुए नजर आए। फीते से नपाई होने के बाद संतुष्ट नजर आए। इस दौरान कहा कि हॉकी के प्रति युवाओं का रुझान बड़ा है और उन्हें बेहतर सुविधा देना अहम है। उन्होंने कंपनी के कर्मचारियों को निर्देश दिए वो निर्माण के दौरान खिलाड़ियों की सुरक्षा को भी ध्यान जरूर दें और साथ ही उन्होंने कंपनी के अधिकारियों को क्रिकेट स्टेडियम को सुधारने के लिए कहा और 1 महीने का समय दिया। कमिश्नर ने कहा स्टेडियम बनकर तैयार है, इसका बेहतर इस्तेमाल होना चाहिए। वो इस संबंध में सरकार को रिपोर्ट बनाकर भेजेंगे और कोशिश रहेगी कि जल्द इसे खेल विभाग को ट्रांसफर कर दिया जाए। देखिए 173 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था जिसमें से 166 का पेमेंट भी हो चुका है और जो पुराने इसमें
ठेकेदार थे, जो भी इसमें वेंडर थे, उन्होंने अपने हिस्से के जो काम थे वो कर दिए हैं। केवल बैडमिंटन कोर्ट में जो फ्लोरिंग के काम हैं और अतिरिक्त कार्य हैं, साइनेजेस के काम हैं, कुछ बास्केटबॉल कोर्ट के काम हैं, वो पेयजल निगम के माध्यम से होने हैं, जिसका जियो हुआ है। पौड़ी के श्रीनगर में एक सैनिक परिवार द्वारा भूमाफियाओं पर उनकी जमीन कब्जाने, मारपीट करने का आरोप लगाया और पीड़ित परिवार ने डीएम से मुलाकात की, न्याय दिलाने की मांग की। दरअसल स्वीत गांव के एक परिवार ने पौड़ी के डीएम से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने डीएम को कहा कि क्षेत्र के भूमाफिया की तरफ से उनकी जमीन कब्जाने का प्रयास किया जा रहा है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भूमाफिया द्वारा उनके साथ मारपीट की गई है। आरोप लगाया कि मारपीट की घटना होने के बाद थाने से लेकर तहसील प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की और जिससे भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हो रहे हैं। इस दौरान पीड़ित परिवार का कहना है कि उनका बेटा सेना में देश की सेवा कर रहा है। यहाँ भूमाफियाओं द्वारा उनकी जमीन कब्जाने के साथ ही मारपीट की जा रही है और साथ ही उन्होंने जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई, भूमाफियाओं पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। और इतना ही नहीं, पीड़ित परिवार ने कहा है कि जल्द ही अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम आत्मघाती कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। माफिया ने कब्जा कर रखा है। वो बोलता है ये ज़मीन मेरी है, तुम्हारा यहाँ कोई कुछ नहीं है। और हमें तो इतनी परेशानी है, वो हमें मार पीट करने के लिए आता है और वो हमें बोलता है चारों तरफ उसने कैसरीन ज़मीन में तार के एंगल डाल रखे हैं। कैसरीन ज़मीन में उसने अपना गेट लगाया, गेट तो हमने उसने ताला लगा रखा था, हमने वो गेट तोड़ा, ताला तोड़ा हमने कि हमने अपने खेत में कैसे जाना है। वो बोलता है तुम्हारा यहाँ कोई रास्ता नहीं है। उन्हें गांव वालों का रास्ता भी बंद कर रखा है। में उन्हें हमें अभी तक कुछ बताया नहीं इस बारे में, क्योंकि परेशान हो जाएंगे, वो तो ड्यूटी कर रहे हैं। अगर ऐसे ही हमारे साथ होता रहा तो हम तो आत्महत्या कर लेंगे सर। उसमें हमें इतना परेशान करता है, थाने वाले हमारी मदद नहीं करते। कोई थाने वाले बोलते हैं कि तुम तहसील चले जाओ, तहसील वाले बोलते हैं कि तुम थाने चले जाओ। कितनी चक्कर मारे हम, ये हाथ टूट रखा है इनका, तो उन्होंने अभी तक उस पर मुकदमा दर्ज नहीं किया। में जो है एक परिवार में 4 भाई थे, 4 भाइयों में से 3 भाइयों ने अपना ज़मीन बेच दिया है। जो चौथे भाई हैं उनका उस ज़मीन को लेकर आपस में कुछ विवाद है, जो उस ज़मीन पर अपना कब्ज़ा बताना चाह रहे हैं, बट उनके पास में कोई अभिलेख नहीं है। उसके अभिलेख के अभाव में वहाँ पर पैमाइश करना या उसका नपत करना संभव नहीं हो पा रहा है। हमने दोनों पक्षों के बीच में एसडीएम को भेजकर, तहसीलदार को भेजकर वहाँ पे पैमाइश करने के लिए उनको बता दिया है कि वो एक बार जांच कर लें। लेकिन जब तक उनका बंटवारा नहीं कर पाएंगे, जब तक उनका सही ढंग से उसको नपत नहीं कर पाएंगे, तब तक कोई। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज़ के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।